अगला जो टॉपिक है वो क्या है, ओम्स लॉ। कौन सा लॉ, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि अगर आप किसी भी कंडक्टर के क्रॉस अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो उसमें जो फ्लो होने वाला करंट होगा वो उस वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब ये है, जैसे ये कोई कंडक्टर है, ये कोई वायर है सपोज, ठीक है, और इसको आपने एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो अगर आप इस वोल्टेज को इंक्रीज करोगे, मान लो मैंने वेरिएबल बैटरी लगा रखी है, ये वेरिएबल बैटरी का सिंबल होता है, ऐसा एरो लगाओगे तो ये क्या शो करेगा कि ये बैटरी है, इसका वोल्टेज चेंज किया जा सकता है। तो अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तो सर्किट में फ्लो होने वाला जो करंट होगा वो भी इंक्रीज होगा। बैटरी का वोल्टेज अगर डिक्रीज करोगे तो सर्किट में फ्लो होने वाला करंट भी डिक्रीज होगा। मतलब इस कंडक्टर में फ्लो होने वाला जो करंट है वो इस वोल्टेज की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसी को हम बोलते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जो ओम्स लॉ है वो आपको क्या बताता है, तो ऑप्शंस थे V और I के बीच का रिलेशन, रेजिस्टेंस के बारे में बताता है, और वोल्टेज के बारे में बताता है, करंट के बारे में बताता है। तो एक्चुअल में ये किसके बारे में बताता है, वोल्टेज और करंट के बीच के रिलेशन के बारे में बताता है। जब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओगे तो इसकी जगह क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, और उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस R। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है इसके बारे में ओम्स लॉ नहीं बताता है, ये तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। आपको ओम्स लॉ किसके बारे में बताएगा, V और I के बीच के रिलेशन के बारे में। तो गलती से ये टिक मत कर देना कि रेजिस्टेंस के बारे में बताता है ओम्स लॉ, नहीं, ओम्स लॉ रेजिस्टेंस के बारे में नहीं बताता, वो सिर्फ ये बताता है कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ेगा बस, और करंट वोल्टेज कम करने से करंट कम होगा, इसी के बारे में बताएगा बस। ठीक है, तो V इक्वल्स टू हमने क्या लिखा, R इंटू आई। R क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या चीज होती है, तो इसको थोड़ा समझते हैं डिटेल में। रेजिस्टेंस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो चार्ज या करंट के फ्लो का अपोजिशन करेगा। किसका अपोजिशन करेगा, चार्ज या करंट के फ्लो का अपोजिशन करेगा। मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या चीज होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय विच इट अपोजेज और रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ करंट। मतलब चार्ज या करंट के फ्लो का जो अपोजिशन करने वाली प्रॉपर्टी है मटेरियल की, उसी का नाम क्या है, रेजिस्टेंस। भाई जब भी किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो कभी वो किसी एटम से टकरा जाते हैं, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है। उस दिक्कत का नाम क्या है, रेजिस्टेंस। अगर दिक्कत ज़्यादा होगी तो हम क्या बोलेंगे कि इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इस मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अगर दिक्कत कम हो रही है तो हम बोलेंगे कि इसका रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि ये कम रेसिस्ट कर रहा है ना। तो सिंपल सा मीनिंग ये है। अच्छा, मतलब इस ओम्स लॉ पे आपको किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले वो देखते हैं। पहला तो आपको इसका ग्राफ पता होना चाहिए कि V और I के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा। तो अगर कोई भी दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। तो यहाँ पे V और I के बीच का ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनेगा कि आपको एक ही मतलब ये जो ग्राफ है V और I का, इसमें आपको दो अलग अलग मटेरियल के लिए ग्राफ दे रखे होंगे। जैसे ये फर्स्ट ग्राफ है, ये सेकंड ग्राफ है, और दोनों ही दो अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए हैं, एक R1 है, एक R2 है। आपको पूछा जाएगा कि R1 और R2 में से किसकी वैल्यू ज़्यादा है। क्वेश्चन क्या है कि ये जो ग्राफ है इसमें देख के बताओ कि अगर ये R1 रेजिस्टेंस के लिए ग्राफ है और ये R2 रेजिस्टेंस के लिए ग्राफ है, तो कौन से वाले मटेरियल का रेजिस्टेंस, यानी कौन से वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी, R1 ज़्यादा होगा या R2। अब ये कैसे पता चलेगा, देखो जब भी आपको ये ऐसा ग्राफ दे रखा हो ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, तो हम उसका स्लोप फाइंड करेंगे। 99% केस में अगर आप स्लोप फाइंड करते हो तो उसका आंसर मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे स्लोप फाइंड करेंगे। अच्छा, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास होती है उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स, और जो प्लस सी आता है ना वो सी जीरो रहेगा, क्योंकि ओरिजिन से पास होगी ना, इसलिए सी की वैल्यू जीरो है यहाँ पे। ये m क्या होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं स्लोप। ये m ही क्या है यहाँ पे, स्लोप है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y बाई एक्स। अब यहाँ पे y एक्सिस पे क्या लिया है हमने, y एक्सिस पे क्या लिया है, i। तो यहाँ पे जो स्लोप का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, i अपॉन, और x एक्सिस पे क्या लिया है, v, तो i अपॉन v बनेगा। अब i अपॉन v किसके बराबर होता है, यहाँ से देख लो, i अपॉन v अगर मैं इसको लिखता हूँ i अपॉन v, तो ये 1/r के बराबर आएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे ये जो ग्राफ है इनका जो स्लोप है वो किसके बराबर है, 1/r के बराबर है। मतलब ये हुआ कि इन दोनों ग्राफ में से जिसका
स्लोप ज़्यादा होगा उसके लिए 1/r की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी r कम होगा। उल्टा हो गया नहीं, स्लोप ज़्यादा होगा तो r कम होगा, और अगर मान लो स्लोप कम आ रहा है तो r ज़्यादा होगा। इन्वर्सली इक्वल है ये। तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा इन दोनों ग्राफ को देख के बताओ किसका स्लोप ज़्यादा है। फर्स्ट ग्राफ का स्लोप ज़्यादा है। भाई ग्राफ का स्लोप फाइंड करना बिल्कुल आसान होता है, ग्राफ पे अपन बैठ जाते हैं और जिस पे फिसल के हम तेजी से नीचे आएंगे उसका स्लोप क्या होगा, उसका स्लोप ज़्यादा होगा। ग्राफ पे बैठ जाना है अपन को, और जिस पे तेजी से फिसल के नीचे आएंगे उसका स्लोप क्या होगा, हमेशा ज़्यादा। इस पे बैठोगे तो धीरे धीरे आओगे, इसका स्लोप 0 है। अच्छा इसका स्लोप कितना है, इस वाली लाइन का स्लोप इनफाइनाइट, क्योंकि स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है टेन थीटा। टेन थीटा से भी कैलकुलेट कर सकते हो, जबकि थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ द लाइन फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, इसके लिए थीटा 90 पुट करोगे तो आंसर क्या आता है, थीटा 90 होता है ना, तब आंसर आता है इनफाइनाइट। मतलब ये वाली जो लाइन है इसका इनफाइनाइट है, इसका 0 है, और बीच में जो भी लाइन आएगी उसका स्लोप 0 से इनफाइनाइट के बीच में कुछ ना कुछ वैल्यू जाएंगी। अब हम थोड़ी सी रेजिस्टेंस की चर्चा करते हैं कि ये रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है, किन किन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। क्या मेजर करना है अब, ये रेजिस्टेंस है ना, इसको चेक करना है कि रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो जो रेजिस्टेंस होता है, देखो 3 चीज़ों के ऊपर ये बेसिकली डिपेंड करता है। पहली चीज़ क्या होती है, अब रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। रेजिस्टेंस आर, पहली चीज़ जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो वायर आप यूज कर रहे हो अगर उसकी लेंथ कम होगी तो इलेक्ट्रॉन्स को एक सिरे से दूसरे सिरे पे निकलने में आसानी होगी, लेकिन अगर वही कंडक्टर वही वायर अगर बहुत बड़ा है तो जब इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर से गुजरेंगे तो उनको ज़्यादा दिक्कत होगी, ज़्यादा कोलिजन फेस करनी पड़ेंगी। इसका मतलब वायर की लेंथ जितनी कम होती है रेजिस्टेंस उतना ही कम रहेगा, और लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है भाई। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। फिर वायर की मोटाई पे भी डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। कैसे, मोटाई यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप मोटा वायर यूज करते हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए काफ़ी जगह मिलेगी, आराम से मूव करेंगे। और अगर बिल्कुल पतला वायर यूज करोगे तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जब गुजरेंगे तो उनको ज़्यादा कोलिजन फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि रास्ता छोटा है, छोटा रास्ता होगा, पतला रास्ता होगा, तो उसमें से कोलिजन ज़्यादा होती है। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। जब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओगे तो वापस यहाँ पे क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, रेसिस्टिविटी। एक और नाम है इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या नाम है इसका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी, दो नाम है। देखो नॉर्मली हम रेसिस्टिविटी वर्ड यूज करते हैं, बाकी इसका एक और नाम क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये जो रेसिस्टिविटी है ये क्या चीज है, तो मान लो आपने 2 वायर यूज किए हैं और दोनों ही बराबर लेंथ के हैं, बराबर थिकनेस के हैं, तो क्या दोनों का रेजिस्टेंस बराबर होगा। एक और चीज है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है और वो है मटेरियल। हो सकता है आपने जो वायर यूज किया वो सिल्वर का हो सकता है वो एल्यूमिनियम का हो सकता है किसी और मेटल का हो। तो अगर आप मटेरियल ही चेंज कर दोगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। अब फॉर्मूले के अंदर तो वो चीज़ आ ही नहीं रही है ना, एल और ए से तो वो पता ही नहीं चलेगा अपन को। तो ये जो रो है ये मटेरियल के बारे में बताता है कि अगर आप मटेरियल चेंज करोगे तो उस मटेरियल के लिए रेसिस्टिविटी की वैल्यू अलग आएगी और उसकी वजह से रेजिस्टेंस भी क्या आएगा, अलग आएगा। तो अलग अलग मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो बेसिकली इस फॉर्मूले से हमको ये चीज़ समझ में आई कि रेजिस्टेंस 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पहली चीज़ लेंथ ऑफ द वायर, सेकेंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, और थर्ड चीज़ क्या है, मटेरियल ऑफ द वायर। वायर किस मटेरियल का बना हुआ है उसके ऊपर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। समझ में आया क्या ये। अच्छा, अब ये जो रेसिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। इसका भी फॉर्मूला निकल के आएगा। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो रेसिस्टिविटी वाला फॉर्मूला है ना, ये जो इसको डिराइव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन यूज करते हैं। हमको पता है आई इक्वल्स टू क्या होता है, एन ई ए वी डी, ये सबको पता है ना भाई। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन क्या है, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। अब ये जो वी डी है इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा, आई इक्वल्स टू एन ई ए, वी डी को लिख सकते हो ई ई टॉ बाई एम।
ठीक है। अच्छा, ये जो ई है इसको वी बाई एल भी लिखा जा सकता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ के बराबर होता है। तो आप क्या लिख सकते हो, वी बाई एल लिख सकते हो। जो बाकी का बचा है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। देखो ई और ई मल्टीप्लाई होके ई स्क्वायर बन गया ए टो बाई एम, और ये जो ई है इसको मैंने वी बाई एल लिख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस और वायर की लेंथ में ये रिलेशन होता है। क्या रिलेशन है, ई इक्वल्स टू वी बाई एल। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ। मुझे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाना है, इसलिए मैं V के नीचे देखो I को लेके जा रहा हूँ, ताकि V अपॉन आई क्या लिख दे हम, R। तो I को तो नीचे लिख दिया उधर, तो ये बन गया V अपॉन आई, और ये सारी चीज़ें इधर ले आओ, मतलब ये बनेगा M इंटू एल डिवाइडेड बाई ये सारी चीज़ें लिख दो N ई स्क्वायर टो इंटू ए। ये आ गया अपने पास। V अपॉन आई को क्या लिख सकते हो आप, इसको R लिख सकते हो, मैंने लिख दिया इसको R M अपॉन एन ई स्क्वायर टो N2 L बाई ए। अब देख के बताओ, ये जो रिलेशन अपने पास आया इसको देख के बताओ कि यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है और ये जो फॉर्मूला है इनमें क्या मतलब आपको चीज़ें समझ में आ रही है। देखो R की जगह क्या है, कंपेयर करो दोनों को। R की जगह R आ रहा है, L और A की जगह L और A है, रो की जगह कौन आ गया, M अपॉन एन ई स्क्वायर टो। इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला होना चाहिए, रेसिस्टिविटी रो का फॉर्मूला होना चाहिए। तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बन गया, M अपॉन एन ई स्क्वायर टो बन गया। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बन गया, रो इक्वल्स टू M अपॉन एन ई स्क्वायर टो। ये फॉर्मूला हम रेसिस्टिविटी का बताएंगे। अब अगर आपको पूछा जाए कि बताओ रेसिस्टिविटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो कैसे बताओगे। M का मतलब क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। E का मतलब क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कांस्टेंट होते हैं। अच्छा, एन और टो क्या चीज़ है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अलग अलग टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अलग अलग क्वांटिटी में होते हैं, किसी में ज़्यादा होंगे किसी में कम होंगे। जिस मटेरियल के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होंगे, एन की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो रो की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। एन की वैल्यू ज़्यादा होने पर रो की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। इसका मतलब जिस मटेरियल के अंदर ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी रेसिस्टिविटी कम होती है, और अगर रेसिस्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम आएगा सॉल्व करने पे। इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस भी कम होता है। तो क्या चीज़ समझ में आ रही है कि जिन मटेरियल्स के अंदर ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उनका रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है, रेसिस्टिविटी भी कम होती है। दूसरी बात, टो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। अगर मैं किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उससे टो की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और टो कम होने पर रो बढ़ जाएगा। कार्तिक क्या कर रहे हैं अपन, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टो क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा ना। टेम्परेचर बढ़ाने से टो क्या होता है, कम होता है। टो कम होगा तो रो क्या होगा, बढ़ेगा, और रो बढ़ेगा यानी रेसिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ता है। कंडक्टर जो भी होता है ना, मेटल्स होती है, इनका टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे ना, हाई टेम्परेचर पे रखोगे तो इनका रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा, और लो टेम्परेचर पे रखोगे तो रेजिस्टेंस कम मिलेगा। तो ये बात हमको याद रखनी है इसमें। तो रेसिस्टिविटी वाले फॉर्मूले से समझ में आया कि किस तरीके से रेजिस्टेंस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब रेसिस्टिविटी वाले फॉर्मूले में दो चीज़ें आ रही है जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, एक तो टेम्परेचर और एक मटेरियल। मटेरियल चेंज करने से क्या चेंज होगा, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और टेम्परेचर चेंज करने से टो चेंज होगा। तो दोनों पे ही रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। मतलब वैसे मोटे तौर पे देखो तो चार चीज़ों पे रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, एरिया पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, तीसरी चीज़ मटेरियल के ऊपर, और चौथी चीज़ टेम्परेचर के ऊपर। चार चीज़ों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। क्लियर एकदम। चलो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद में है एक क्वेश्चन दे रखा। देखो क्वेश्चन क्या है, लो एक बार दो। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन क्या है, टू वायर्स ए एंड बी विद सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हैव आइडेंटिकल लेंथ एंड आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। देखो मटेरियल सेम हो गया तो रेसिस्टिविटी सेम हो गई, मतलब दोनों की। येट वायर ए हैज 4 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी। जो वायर ए है उसका रेजिस्टेंस वायर बी से 4 टाइम्स से 4 गुना है। हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर इज द डायमीटर ऑफ वायर बी देन वायर ए। रिलेशन क्या दे रखा है कि जो वायर ए है ना, उसका जो रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स है देन रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी। अच्छा क्या चीज़ सेम है,
दोनों के लिए क्या चीज़ सेम है, लेंथ सेम है, लेंथ सेम है, मटेरियल सेम होने से रेसिस्टिविटी भी सेम हो गई, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है। आपको पूछा उनके डायमीटर का रेशियो क्या होगा, इसका मतलब उनकी मोटाई अलग अलग है। देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए। तो मैं वायर ए के लिए लिख रहा हूँ, तो वायर ए और बी के लिए रो सेम है, एल सेम है, तो इसको तो एज इट इज रख लो। ए मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर ए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे लिखेंगे 4, और वायर बी के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, रो एल अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर बी, ये लिखना है। अब यहाँ पे जो सेम चीजें उनको कैंसिल कर दो, क्या आएगा ये, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर ए। क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सिलेंड्रिकल वायर है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होगा, सर्कुलर होगा, पाई आर स्क्वायर, है ना, तो पाई आर स्क्वायर लिख दिया। वायर ए का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा पाई आर ए स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल कर दो, आर बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, 4 टाइम्स ऑफ आर ए स्क्वायर। अगर आप अंडर रूट करोगे दोनों साइड में तो ये आएगा आर बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आर ए। और आपको पता है जो रेडियस का रेशियो होता है वो डायमीटर का रेशियो होता है, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड में तो ये डायमीटर बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, है ना, इक्वल्स टू डायमीटर। तो ये जो रिलेशन अपने पास आया है, ये रेडियस क्या है, लेकिन ये रिलेशन किसका होगा, डायमीटर का होगा। ये है उनके बीच का रिलेशन।